हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। माय सेल्फ सलोनी सिंह और हम कर रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स एक्सक्लूसिवली फोकसिंग फॉर जे मेंस एंड एडवांस स्टूडेंट्स। और जो भी बच्चे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जो आपकी एनसीईआरटी सिलेबस बेस्ड है, तो वो ये वीडियो पूरा देख सकते हैं। स्पेशली यहाँ पर जो हम आज फोकस करने जा रहे हैं बच्चा, वो है ग्रुप 14 यानी कि कार्बन फैमिली। इससे पहले हमने ऑलरेडी ग्रुप 13 पे एक वीडियो बना दिया है जो कि थी बोरोन फैमिली। सो आप में से किसी को भी अगर वो वीडियो लेक्चर देखना है तो इस चैनल की प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट करिएगा। वहां पर आपको बोरोन फैमिली से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग बोरेक्स बीट टेस्ट या फिर ऑर्थोबोरिक एसिड या फिर B2H6 का स्ट्रक्चर, ये जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है वो आप जाकर वीडियो से फटाफट 1 घंटे में कवर कर सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू चेक द प्लेलिस्ट एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट, जहां पर हम डिस्कस करेंगे मेजरली ग्रुप 14 यानी कि कार्बन एंड सिलिकॉन कंटेनिंग कंपाउंड को। तो चलिए शुरू करते हैं बहुत ही पॉजिटिव नोट पे माय डियर स्टूडेंट्स। यस, तो बच्चा हमें स्टार्ट करना है कार्बाइड्स से, ठीक है। अच्छा, कार्बाइड्स क्या होते हैं ये भी जानना जरूरी है ना। तो कार्बाइड्स बेसिकली वो कंपाउंड्स होते हैं जब आप कार्बन को किसी उससे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट से ट्रीट करते हैं। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एल्यूमिनियम है, ठीक है, अगर मैं एल्यूमिनियम को कार्बन से ट्रीट कर रही हूँ और मैं इससे फॉर्म कर रही हूँ Al4C3, ठीक है, Al4C3, तो ये हो गया आपका एल्यूमिनियम कार्बाइड। आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। सो 4Al3C, ये एल्यूमिनियम कार्बाइड हो गया। यानी जब भी कार्बन अपने से ज्यादा किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट से कंबाइन होता है और उसे हीट किया जाता है एट वेरी हाई टेम्परेचर, तो ये इलेक्ट्रिक फर्नेस में प्रोसेस कैरी आउट की जाती है, तो वो कार्बाइड बनाता है, ठीक है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि इसी तरह से बने, आप किसी मेटल का ऑक्साइड भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बेरियम का ऑक्साइड लूं, BeO, ठीक है, इसको मैं कार्बन से ट्रीट करूं तो ये देगा आपको Be2C, बेरियम कार्बाइड दे देगा अलोंग विद फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। इसको भी हमने काफी हाई टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया तब जाके बनाया। यानी कार्बाइड को बनाना इतना आसान काम नहीं है, बहुत ही डिफिकल्टी से बनता है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज, जब आप कार्बाइड बना रहे हैं तो ये जो कार्बाइड होते हैं वो 3 तरह के होते हैं बच्चा। पहला सॉल्ट लाइक, दूसरा कोवेलेंट कार्बाइड, तीसरा इंटरस्टिशियल कार्बाइड। सॉल्ट लाइक जो कार्बाइड होता है इसको आप आयोनिक कार्बाइड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयोनिक कार्बाइड्स। अब जब आयोनिक कार्बाइड्स की बात करते हैं और इसमें स्पेसिफिकली अगर मैं Al4C3 एल्यूमिनियम का और बेरियम के कार्बाइड की बात करूं, तो जो भी कार्बाइड रिएक्ट करने पे वाटर के साथ अगर मीथेन यील्ड करता है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे Be2C लिया है यानी कि बेरियम कार्बाइड, इसको जैसे ही मैंने वाटर के साथ ट्रीट किया इसने बनाया बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, अलोंग विथ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन गैस। तो देख रहे हो ये मीथेन यील्ड कर रहा है, करेक्ट, बहुत ही बढ़िया। अगर ये मीथेन यील्ड कर रहा है बच्चा तो ये सेम चीज Al4C3 भी करेगा। इसको भी वाटर में डिसॉल्व कर लीजिए आप, इसमें तो अप्रोक्सीमेटली 12H2 लग जाएंगे अगर इक्वेशन को बैलेंस करें तो ये बनाएगा 4AlOH होल थ्राइस। इसको 2 कर लीजिए इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, ठीक है, अलोंग विथ फॉर्मेशन ऑफ 3 मोल्स ऑफ मीथेन, करेक्ट। तो भाई जो भी कार्बाइड वाटर में डिसॉल्व होने के बाद अगर मीथेन गैस इवॉल्व करता है, ऐसे कार्बाइड्स को हम मीथेनाइड्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें? मीथेनाइड्स, बिकॉज जब आप इसे वाटर से डिसॉल्व कर रहे हैं तो ये मीथेन गैस इवॉल्व कर रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, करेक्ट। इसी तरह से कैल्शियम कार्बाइड भी है। तो CaO को, कैल्शियम ऑक्साइड को अगर आपने कार्बन से ट्रीट किया तो ये आपको कैल्शियम कार्बाइड दे देगा। कैल्शियम कार्बाइड लेकिन मिथेनाइड नहीं है। ये जो आपने कैल्शियम कार्बाइड बनाया CaC2+CO, इसे अगर आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे, देखिए CaC2 को अगर आपने वाटर में डिसॉल्व कर दिया तो ये आपको क्या देगा? मीथेन तो बिल्कुल नहीं देगा, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देता है बच्चा, अलोंग विथ फॉर्मेशन ऑफ, ये देखिए, इथाइन, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि कौन इथाइन दे रहा है और कौन मीथेनाइड्स है कार्बाइड्स के अंदर, ये चीज क्लियर हो गई आपको। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज है,
ये जो इसके आयोनिक सॉल्ट्स हैं, ये जो कार्बाइड के जो आयोनिक सॉल्ट्स हैं, इसके अंदर एसिटाइलाइड आयन होता है, यानी C2 चार्ज होता है, या फिर C4 मीथेनाइड आयन होता है। और एग्जाम्पल देख ही रहे हैं आप, कैल्शियम का कार्बाइड, एल्यूमिनियम का और बेरियम का कार्बाइड इसके बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। बहुत ही बढ़िया। अच्छा, क्योंकि अगर मैं बात कर लूं ये वाले रिपीटिंग यूनिट की C2 एंड C4, तो इस पे से क्वेश्चन आता है कि इसके अंदर कौन सी स्पीशीज होती है एज एन आयनिक कंपाउंड या आयनिक सॉल्ट, इसके अंदर कौन सी स्पीशीज आपको दिखाई देती है। चलिए, बहुत ही बढ़िया है। अगर मैं यही चीज मैग्नीशियम के साथ करूं तो मैग्नीशियम कार्बाइड का फॉर्मूला क्या होगा, Mg2C3 टाइप, और उसको भी वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो आपको मीथेनाइड नहीं देगा, यानी मीथेन नहीं देगा। तो मीथेनाइड सिर्फ 2 हैं, ये दोनों एक्सेप्शंस आप अच्छे से याद रख लीजिए। चलिए, अब बढ़ते हैं कोवेलेंट कार्बाइड्स की तरफ। तो बच्चा, कोवेलेंट कार्बाइड्स कब बनते हैं, ये तो सॉल्ट लाइक तो तब बना जब आपने किसी मेटल से ट्रीट किया, फर्स्ट ग्रुप के या सेकेंड ग्रुप के मेटल के साथ ट्रीट किया। कोवेलेंट कार्बाइड्स वो होते हैं, वो तब फॉर्म होते हैं जब आप उसे किसी नॉन मेटल के साथ ट्रीट करते हैं। कार्बन को किसी नॉन मेटल के साथ ट्रीट कर दिया आपने, या फिर मेटलॉइड के साथ ट्रीट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने सिलिकन लिया है या फिर बोरोन लिया है, तो सिलिकन कार्बाइड इसके अंदर आ जाएगा कोवेलेंट के अंदर। तो SiC इज द बेस्ट एग्जाम्पल। और इसमें SiC को और क्या कहा जाता है, कार्बोरेंडम कहा जाता है माय डियर स्टूडेंट्स। तो सिलिकन कार्बाइड इज बेसिकली अ कोवेलेंट कार्बाइड, और इसे हम कार्बोरेंडम भी बोलते हैं। बहुत ही बढ़िया। इसके साथ साथ इसको और क्या बोला जाता है, इसका स्ट्रक्चर जो है ना सिलिकॉन कार्बाइड का, ये डायमंड से मैच होता है, और इसीलिए इसे आर्टिफिशियल डायमंड भी कहा जाता है। तो ये आर्टिफिशियल डायमंड भी है आपका। इन शॉर्ट, आपने इस पर्टिकुलर स्लाइड से क्या क्या ग्रैब किया, मीथेनाइट टर्म आपको समझ में आया। कार्बाइड 3 तरह के होते हैं, आयनिक कार्बाइड, कोवेलेंट कार्बाइड, इंटरस्टिशियल कार्बाइड। आयोनिक कार्बाइड की बात करें तो उसके अंदर कैल्शियम, एल्यूमिनियम या बेरियम कार्बाइड, जब भी किसी मेटल से कोई कार्बन रिएक्ट होता है तो वो आयनिक कार्बाइड देता है। उसके अंदर भी स्पेसिफिकली बेरियम और एल्यूमिनियम के जो कार्बाइड हैं, उसे वाटर में डिसॉल्व करने के बाद आपको मीथेन का फॉर्मेशन दिखाई देता है माय डियर स्टूडेंट्स, तो उन्हें मीथेनाइड कहा आपने। कोवेलेंट कार्बाइड्स में बेस्ट एग्जांपल है आपका सिलिकॉन कार्बाइड, जिसे आप कार्बोरेंडम भी बोलते हैं, है ना। कार्बोरेंडम यानी कि इसे आर्टिफिशियल डायमंड भी कहा जाता है सिलिकॉन कार्बाइड को। बहुत ही बढ़िया। अब बढ़ते हैं इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स की तरफ। तो भाई, पहला वाला आपने देखा एस ब्लॉक के एलिमेंट बना रहे हैं, कोवेलेंट कार्बाइड यूजुअली नॉन मेटल बना रहे हैं। बचा इंटरस्टिशियल कार्बाइड, तो ये कौन बनाएगा, नाम से ही पता चल रहा है ना। तो जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स है माय डियर स्टूडेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट जितने भी हैं आपके, वो यूजुअली ये वाला कार्बाइड बनाते हैं, है ना। और इनके अंदर मेटालिक लैटिस होता है, एंड कार्बन एटम आर एट प्रेजेंट एट द इंटरस्टाइसिस, यानी कि खाली स्पेस में आपको कार्बन एटम दिख जाएंगे। तो बेसिकली ट्रांजिशन मेटल्स इन विच कार्बन एटम ऑक्यूपाई टेट्राहेड्रल होल। अगर आपको सॉलिड स्टेट याद है ना, सॉलिड स्टेट आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, और सॉलिड स्टेट में आपको पता है ऑक्टाहेड्रल स्पेस, टेट्राहेड्रल स्पेस। तो इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स के अंदर कार्बन एटम टेट्राहेड्रल होल में होते हैं। कार्बाइड का जो कार्बन एटम होता है वो कहाँ पे होता है, टेट्राहेड्रल होल में या फिर टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और इसके अलावा आप क्या कह सकते हैं कि ये यूजुअली जो इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स होते हैं ये हार्ड होते हैं, इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दिखाई देती है, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। टंगस्टन कार्बाइड बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। और ये वाटर के साथ हाइड्रोलाइज भी हो जाते हैं, ठीक है, या फिर डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में भी हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। तो टंगस्टन कार्बाइड या फिर वेनेडियम कार्बाइड्स आर द बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस पर्टिकुलर केस। आई होप यू अंडरस्टूड। चलिए, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यस माय डियर स्टूडेंट्स, अब बात कर लेते हैं कार्बाइड्स में भी कुछ चीजें रह गई है, वो चीजें मैं आपके लिए पॉइंट आउट करना चाहूंगी यहाँ पर। तो भाई, जो लास्ट हमने इंटरस्टिशियल कार्बाइड किया बच्चा, इंटरस्टिशियल कार्बाइड किया या फिर आयनिक कार्बाइड किया, इनके कलर क्या होते हैं। तो अगर मैं बेरियम कार्बाइड की बात करूं जो कि एक सॉल्ट लाइक कार्बाइड है, तो वो रेड कलर का होता है, रेड कलर का सॉलिड है। वहीं पे अगर आप एल्यूमिनियम कार्बाइड की बात करें तो ये पेल येलो कलर का दिखाई देता है। कैल्शियम कार्बाइड अगेन ये आपका एक आयोनिक कार्बाइड है जो कि कलरलेस है, ठीक है। और सिलिकॉन कार्बाइड ये आपका कोवेलेंट कार्बाइड है,
जो पेल येलो कलर का है। तो कलर्स तो आप आराम से याद रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी आगे बढ़ते हैं बच्चों। कार्बाइड से हम मूव करते हैं साइनाइड्स की तरफ। आई होप आपको साइनाइड्स पता है क्या होता है ना। साइनाइड कंटेनिंग मतलब कोई भी ग्रुप जिसके अंदर ये वाला एनायन प्रेजेंट हो, C ट्रिपल बॉन्ड N माइनस, तो हम उसे साइनाइड बोलते हैं। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड या किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर C ट्रिपल बॉन्ड N एनायन अगर प्रेजेंट है तो आपने उसे साइनाइड बोल दिया। अब लेट मी टेल यू, साइनाइड जहां पे भी प्रेजेंट होता है ये यूजुअली हाईली टॉक्सिक होता है बच्चा। क्यों टॉक्सिक होता है, क्यों इतना एक्सट्रीमली टॉक्सिक है? क्योंकि ये जो आयन होता है ना, आयन जब +3 स्टेट में होता है तो इसके साथ साइनाइड कंबाइन हो जाता है आसानी से। और यूजुअली अगर हमारी बॉडी में ऐसा हो रहा है, आपने गलती से साइनाइड कंज्यूम कर लिया और आपकी बॉडी में आयन तो प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन में आयन प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये एंजाइम की प्रेजेंस में कंबाइन हो जाता है और और बेसिकली होता क्या है, दिस Cn माइनस गेट अटैच्ड टू आयन एंड द एंजाइम इज अनेबल टू फंक्शन। तो जैसे ही ये साइनाइड आयन से कंबाइन हो जाता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो फूड का ऑक्सीडेशन करता है, ठीक है, उसका नाम होता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। ये एंजाइम काम करना बंद कर देता है जैसे ही आयन साइनाइड से कंबाइन हो जाता है, ठीक है। और आपकी जितनी भी एनर्जी जनरेटिंग प्रोसेस है, क्योंकि इसके बिना आप फूड को ऑक्सीडाइज ही नहीं कर पाओगे, तो आप फूड को ऑक्सीडाइज ही नहीं कर रहे हो तो एनर्जी ही जनरेट नहीं कर पाओगे। अगर एनर्जी ही जनरेट नहीं कर पाओगे तो भाई फंक्शन कैसे करोगे, समझ रहे हो। और इसकी वजह से रैपिड डेथ होती है बच्चा। तो ये बहुत जोरदार तरीके से इससे डेथ कैसे होती है, आई होप यू अंडरस्टूड। आयन के साथ कंबाइन होगा, आपके साइटोक्रोम ऑक्सीडेज की फंक्शनिंग को स्टॉप कर देगा जो मेजरली फूड का ऑक्सीडेशन करती है। और अगर फूड का ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो एनर्जी प्रोडक्शन नहीं होगा एंड यू विल लैक दैट एनर्जी, यू विल डाई, ठीक है। अब मैं स्पेसिफिकली HCN हाइड्रोजन साइनाइड की बात करती हूँ। तो ये बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल लिक्विड है माय डियर स्टूडेंट्स। वॉलेटाइल है क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट नियरली सिर्फ 26 डिग्री सेल्सियस है और बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। और विद इन 2 मिनट्स, विद इन फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स इट विल कॉज डेथ। फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स में इसकी वजह से डेथ हो सकती है। ये पूरी प्रोसेस ये इतनी फास्ट कर देगा ना कि आपको एनर्जी मिलना ही एकदम से बंद हो जाएगा। अच्छा, अब ये सब तो बहुत ही अच्छी बातें हो गई इनके बारे में, अच्छी बातें यानी इंफॉर्मेटिव बातें हो गई। आपने सुना होगा कि साइनाइड किस तरह से फंक्शन करता है, लेकिन इसके अलावा साइनाइड और कहाँ यूज होता है? तो साइनाइड आयन इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, है ना। साइनाइड आयन को हम यूज करते हैं Ag एंड Au के एक्सट्रैक्शन में। अगर आपने एक्सट्रैक्शन वाली प्रोसेसेस पढ़ी है तो आपको पता होगा कि अगर आप गोल्ड को साइनाइड से ट्रीट करते हैं बच्चा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर, है ना, तो साइनाइड कंटेनिंग किसी कंपाउंड से ट्रीट करते हैं तो गोल्ड इस तरह से कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है AuCN2 माइनस प्लस 4OH माइनस, करेक्ट। और फिर ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है, इस कॉम्प्लेक्स को आप जिंक की प्रेजेंस में ट्रीट करके आसानी से प्योर फॉर्म में ऑब्टेन कर सकते हैं गोल्ड, है ना, क्योंकि ये फिर जिंक रिप्लेस कर देगा, इसको CN4 माइनस बना लेगा अलोंग विथ जनरेशन ऑफ गोल्ड। तो इस तरह से प्योर गोल्ड एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये सेम चीज आप सिल्वर के लिए भी कर सकते हैं, यानी कि Ag के लिए भी कर सकते हैं। अगर आपको प्यूरिफिकेशन कैरी आउट करना है तो सिर्फ गोल्ड होगा जो साइनाइड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा, तो वो एक्सट्रैक्ट कर लिया और फिर गोल्ड को जिंक से रिप्लेस कर दिया, खत्म। बहुत ही आसान मेथड था। अब बढ़ते हैं आयन की तरफ माय डियर स्टूडेंट्स। तो जब आप आयन पे फोकस करते हैं, यानी कि आपका Fe2+ भी Cn माइनस से कंबाइन होता है ना। अगर मैं इसके 6 मोल ले लेती हूँ तो मैं बना सकती हूँ FeCN6 माइनस, और इसे बोला जाता है फेरोसाइनाइड आयन। बहुत इंपॉर्टेंट आयन है, ये नाम आपको पता होना चाहिए, फेरोसाइनाइड आयन, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक और चीज है, जब आप बात करते हो, अगर मान लीजिए आपके पास एक्सट्रैक्शन में एक बहुत अच्छा मेथड आपको बताने जा रही हूँ। यहाँ पे 2 एप्लीकेशन तो आपने देख लिए, एक और बढ़िया एप्लीकेशन बताने जा रही हूँ। मान लीजिए आपके पास मिक्सचर है एक सॉल्ट का जिसके अंदर Cu2+ भी है,
एंड Cd2+ भी है, ठीक है। Cu2+ एंड Cd2+ को आपको सेपरेट करना है, मिक्सचर को सेपरेट करना है, तो आप किसकी मदद लेंगे? Cn- की मदद लेंगे। कैसे? क्योंकि आपका जो Cu2+ है ये Cn- के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है माय डियर स्टूडेंट्स। क्या फॉर्म करेगा? Cu2+ विल कंबाइन विद साइनाइड आयन एंड इट विल गिव यू CuCN2 और इसके येलो प्रेसिपिटेट्स दे देता है, ये प्रेसिपिटेट आउट होके येलो पीपीटीज दे देता है। लेकिन यही चीज अगर वो करने जाएगा कैडमियम के साथ माय डियर स्टूडेंट्स, तो वो हाईली अनस्टेबल होगा। पहले मैं आपको ये स्टेप कंप्लीट करती हूँ। तो देखिए, कॉपर वाला सॉल्ट होगा, साइनाइड के कांटेक्ट में आके CuCN2 के येलो प्रेसिपिटेट देगा। अभी भी आपको चैन नहीं मिला, तो आपने CuCN2 को सिंपली आपने ट्रीट किया H2S गैस से, ठीक है। तो H2S गैस पास करने के बाद ये देखिए, ये CuCN के वाइट पीपीटी एंड CN2 साइनोजन गैस, ये गैस बहुत ही पॉइजनस होती है, इसको क्या बोला जाता है? साइनोजन गैस, हाईली पॉइजनस गैस। तो भाई CuCN फॉर्म हो गया, प्रेसिपिटेट आउट हो गया, खत्म है, ठीक है। अच्छा, अब बढ़ते हैं CuCN। इस CuCN से आप किस तरह से कॉपर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? तो ये जो CuCN है, इसको फिर से Cn- एक्सेस क्वांटिटी में ट्रीट किया तो ये एक स्टेबल कंपाउंड बनाता है CuCN4 3-, ये स्टेबल होता है। लेकिन वहीं पे अगर आप कैडमियम लेते हैं और उसको साइनाइड से ट्रीट करते हैं बच्चा, तो ये बहुत ही अनस्टेबल CdCN4 2- स्ट्रक्चर बनाता है। ये हाईली अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल, ठीक है। अनस्टेबल होने की वजह से ये देखिए, ये जो Cd2+ है, ये देखिए, मैं पहले कॉम्प्लेक्स ले लेती हूँ CdCN4 2-, ये इंटर कन्वर्टेबल है और तुरंत कन्वर्ट हो जाता है Cd2+ एंड 4Cn- में, ठीक है। और ये जो Cd2+ है, इस पे अगर आपने H2S गैस पास कर दिया तो ये क्या करेगा? ये बनाएगा CDS के येलो पीपीटी। आप चाहें तो ये मेथड यूज कर सकते हैं दोनों को सेपरेट आउट करने का। सिंपल था, Cn- आपने यूज किया है, Cu2+ के साथ Cn- एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है एंड CdCN यही कैडमियम के साथ ये अनस्टेबल प्रोडक्ट बनाता है। जब भी हम H2S गैस पास करते हैं, CDS के आपको येलो प्रेसिपिटेट्स मिल जाएंगे विदाउट अफेक्टिंग CuCN, है ना? समझ गए कि नहीं समझे? सिंपल, यहाँ पर मैं आपको इसका जिस्ट दे देती हूँ, ध्यान से सुनिएगा क्या क्या सीखा हमने। एक ही कंटेनर के अंदर कॉपर और कैडमियम दोनों है, करेक्ट। कॉपर और कैडमियम अगर दोनों एक ही सोल्यूशन के अंदर हैं, तो आपने पहले उसे Cn से ट्रीट किया। Cn से ट्रीट किया तो कॉपर ने स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाया और Cd ने अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाया, ठीक है। ऊपर वाले ने स्टेबल और इसने अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाया, किसने? Cd ने, ठीक है। Cd ने अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाया, तो जैसे ही हम इस सोल्यूशन के अंदर H2S गैस पास करते हैं बच्चा, H2S गैस पास करते ही कैडमियम आपका येलो प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है और जो आपका कॉपर है वो एज इट इज सेफ फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो इस तरह से आप दोनों को एक्सट्रैक्शन कैरी आउट कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, अब यहाँ पर एक और छोटा सा टॉपिक है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी, दैट इज कार्बन साइकिल। क्योंकि कार्बन फैमिली की बात कर रहे हैं तो कार्बन साइकिल तो डिस्कस करना बनता है बच्चा, है ना। अब कार्बन साइकिल में देखोगे तो आपको पता है कि CO2 इज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, है ना। एटमॉस्फेयर का जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो कंटिन्यूअसली सी वाटर में डिसॉल्व हो रहा है, सी से वो मैराइन क्रिएचर्स में जा रहा है ना। जितने भी पानी के अंदर एनिमल्स रहते हैं उनके अंदर जब वो लोग मरते हैं तो वो डिके होते हैं, डिके होके वो फॉसिल फ्यूल बनते हैं, है ना। शांति से देखते जाइएगा, फॉसिल फ्यूल को जब आप बर्न कर देंगे तो वो वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये एक तरीका हो गया किस तरह से CO2 एटमॉस्फेयर में मूव करता है। दूसरा तरीका हो गया, CO2 यूटिलाइज होता है बच्चा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, करेक्ट। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में इन्हें ग्रीन प्लांट्स कंज्यूम करते हैं और ग्रीन प्लांट्स जब डिके होते हैं
तो वो भी फॉसिल फ्यूल बनते हैं, और फॉसिल फ्यूल फिर से बर्न करो तो वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। इन द सेम वे जब आप किसी एनिमल की बात करते हो, एनिमल्स की बात करते हो, तो एनिमल्स भी जब डिके होते हैं तो एनिमल्स भी फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट होते हैं, और वो भी उन्हें जलाएं तो कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर। एंड इन द सेम वे जब आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कंटिन्यूअसली दे आर गेटिंग कन्वर्टेड और दे आर जनरेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। तो ये हो गया आपका सिंपल कार्बन साइकिल। लेकिन यहाँ पर जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट माय डियर स्टूडेंट्स। सो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है ये भी समझना जरूरी है। तो CO2 और वाटर जो है ये बहुत ही आसानी से, CO2 और वाटर मॉलिक्यूल जो है इसे बहुत ही आसानी से सनलाइट से आने वाली इंफ्रारेड रेडिएशंस एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। और अगर इंफ्रारेड रेडिएशंस इन्हें बहुत ही आसानी से एब्जॉर्ब कर लेंगी बच्चा, और फिर मान लीजिए कि इंफ्रारेड रेडिएशन, देखिए ये आपका अर्थ सरफेस है, these infrared radiation are continuously entering inside and they are continuously trapping carbon dioxide and water like greenhouse gases, water I mean to say water vapor, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होगा, यहां पर टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाएगा, है ना। टेम्परेचर इन द अर्थ एटमॉस्फेयर विल इंक्रीज, और ग्रीन हाउस की वजह से इंक्रीज हुआ, इसीलिए ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा गया है। लेकिन 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 इनिशियली ये प्रोसेस बहुत ही इसेंशियल थी, क्यों? क्योंकि ये हल्का सा वार्म एटमॉस्फेयर देती थी ताकि प्लांट्स और एनिमल्स इजीली अर्थ पे ग्रो कर सकें। लेकिन लेटर ऑन क्या हुआ, धीरे धीरे क्वांटिटी इन ग्रीन हाउस गैसेस की बढ़ती चली गई, है ना। ग्रीन हाउस गैसेस में और क्या क्या आ सकते हैं, CO2, वाटर वेपर, देन आ सकते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। इसके अलावा कार का जो एग्जॉस्ट होता है, फ्रियॉन्स होते हैं, एरोसोल्स होते हैं, फिर मीथेन है ना। ये सब आपके ग्रीन हाउस गैसेस हो गए। अच्छा, अब अगर एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन 10% से ज्यादा इंक्रीज हो गया तो भैया टेम्परेचर देखो कितना बढ़ेगा। अगर 10% कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है तो साइमल्टेनियसली आपके अर्थ का टेम्परेचर 2.5 डिग्री सेल्सियस राइज हो जा रहा है, ठीक है। और 2.5 डिग्री सेल्सियस राइज होने का मतलब है आपका अगर आप वेरिंग फ्रॉम 2 डिग्री सेल्सियस एट इक्वेटर एंड 4 डिग्री सेल्सियस एट पोल, अगर मैं पोल और इक्वेटर का कंपेयर करूं टेम्परेचर, तो एक जगह पे 2 डिग्री सेल्सियस और 4 डिग्री सेल्सियस जहां पे हाई टेम्परेचर होगा, that will be known as global warming। इतना वेरिएशन होगा टेम्परेचर में तो it will cause global warming। ग्लोबल वार्मिंग होगा तो आपको अच्छे से पता है क्या होगा, आपके ग्लेशियर्स पिघलेंगे, वाटर लेवल राइज होगा, बारिश होगी, फ्लड्स आएंगे, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन टू सर्वाइव। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो भाई कार्बन फैमिली से रिलेटेड इतनी इंफॉर्मेशन आपने बहुत ही शिद्दत से, शालीनता से, बहुत ही प्यार से कंप्लीट कर लिया, तो स्माइल कर दीजिए। बढ़ते हैं अब थोड़ा सा आगे, हमें स्टडी करना है अब सिलिकॉन को, ठीक है। तो चलिए सिलिकॉन्स को स्टडी करते हैं डिटेल में माय डियर स्टूडेंट्स। यस बच्चा, तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम कुछ क्वेश्चंस पे ध्यान दे देते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही जोरदार क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रही हूँ, ध्यान से देखिएगा स्क्रीन पर। देखिए यूजुअली क्वेश्चंस इसी टाइप के आते हो, आइडेंटिफाई द कंपाउंड टाइप्स। मान लीजिए आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है स्टार्टिंग मटेरियल, ये ए कंपाउंड दे रहा है अलोंग विथ फॉर्मेशन ऑफ बी। ए आपका गैसियस फेज में है, बी आपका सॉलिड स्टेट में। बच्चा जब आप बी को वाटर से ट्रीट करते हैं तो ये आपको कंपाउंड सी देता है, सी को जब ए से ट्रीट करते हैं तो डी देता है, डी को ए के एक्सेस क्वांटिटी में ट्रीट करते हैं बच्चों तो ये आपको ई देता है, ठीक है। और जहां ये यहाँ पे जो ए है उसको NH3 के साथ ट्रीट करते हैं तो वो आपको F देता है। अब आपको A to F सारे के सारे कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करना है, बहुत ही आसान है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप डिकम्पोज करते हो तो आपको क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा एंड कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड मिलेगा। कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड को वाटर में डालेंगे तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देगा, करेक्ट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे अगर कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो ये लाइम वाटर टर्न्स मिल्की वाला रिएक्शन होगा, है ना। और लाइम वाटर टर्न्स मिल्की वाला रिएक्शन होगा तो बच्चा यहाँ पे CaCO3 का फॉर्मेशन होगा।
कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट पर अगर आपने एक्सेस क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड स्टिल पास किया तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, ये जो आपका CaCO3 है ये CaHCO3 होल ट्वाइस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, व्हाइट प्रेसिपिटेट्स डिसॉल्व हो जाएंगे बच्चों। और अगर मैं इसी CaHCO3 होल ट्वाइस को अमोनिया से ट्रीट करती हूँ तो ये आपको NH2CO यानी कि यूरिया दे देगा। खत्म है ये क्वेश्चन, आसान था, आई होप आपको समझ में आया। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चा। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी काफी इंटरेस्टिंग है, हम इसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करके देखते हैं। आपका स्टार्टिंग मटेरियल है कैल्शियम कार्बोनेट, हीट किया तो आपको A मिला जो कि सॉलिड स्टेट में था और B जो कि गैसियस स्टेट में था, तो ये तो ऊपर जैसा ही हो गया। A जो आपका सॉलिड स्टेट में था उसको कार्बन की प्रेजेंस में अगर आप हीट करते हैं तो C सॉलिड एंड D गैसियस फेज में मिलता है। C को जब आपने N2 से ट्रीट किया बच्चा तो ये आपको E देता है सॉलिड फेज में, और इस E को जब आपने वाटर से ट्रीट किया अलोंग विथ B तो ये आपको देगा F अलोंग विथ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। F को जब आपने वाटर से ट्रीट किया तो ये आपको दे रहा है G। अब सारे कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं फटाफट से। तो कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आपने हीट किया तो आपको अच्छे से पता है कि वो CaO प्लस CO2 देगा, अभी ऊपर देखा हमने, करेक्ट। अब देखते हैं कि यहाँ पर A कंपाउंड सॉलिड स्टेट में उसे कार्बन से आप ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये कंपाउंड आपको C देगा, है ना। अब ये A जो है सॉलिड स्टेट में यानी कि A सॉलिड स्टेट में यानी कैल्शियम ऑक्साइड को अगर आप हीट कर रहे हैं कैल्शियम की प्रेजेंस में तो कैल्शियम कार्बाइड दे देगा CaC2, है ना, और इसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देगा। अब इसमें से C यानी कि कैल्शियम कार्बाइड को बच्चा यानी CaC2 को अगर आपने नाइट्रोजन से ट्रीट किया तो ये आपको कंपाउंड E दे रहा है ना। अब E क्या होगा देखिए ध्यान से, तो CaCN2 कैल्शियम साइनेमाइड नाइट्रोलियम बोलते हैं इसको, ठीक है। अब इस कैल्शियम साइनेमाइड नाइट्रोलियम CaCN2 को अगर आप वाटर से ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ B यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो ये आपको देगा कंपाउंड F यानी कि साइनेमाइड NH2CN देगा। और ये NH2CN को अगर आप CaCO3 से ट्रीट करते हैं बच्चा तो ये कंपाउंड आपको F दे देगा, ठीक है, F कंपाउंड देगा। अब अगर इसी F को अगर आप यूज कर लेते हैं यानी कि NH2CN साइनेमाइड को यूज करते हैं और उस पर वाटर पास करते हैं बच्चा तो ये यूरिया दे देगा NH2CO NH2। खत्म है आपका क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जेई एडवांस में और आपके मेंस में, बहुत ही उम्दा तरह के क्वेश्चंस थे। यस माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं किस किस अलग अलग फॉर्म में कार्बन आपका एग्जिस्ट करता है। तो पहला है प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस आपको अच्छे से पता है जिसके अंदर 35% कार्बन मोनोऑक्साइड और 65% नाइट्रोजन होता है बच्चा। स्मॉल क्वांटिटी में CO2 एंड मीथेन भी मिल जाता है बट लार्ज पोर्शन में आपको नाइट्रोजन ही पाया जाता है इसके अंदर। सेकेंड में आ जाते हैं वाटर गैस, है ना। तो वाटर गैस इज मेनली अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2, है ना, और इसके अंदर वाटर का 40 वॉल्यूम होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड वाटर गैस के अंदर 40 वॉल्यूम कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है और 50 वॉल्यूम H2 गैस का होता है, 5 वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड का एंड 4 to 5 वॉल्यूम नाइट्रोजन का, ठीक है। तो इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है इसकी भी काफी हाई होती है, अगर इसकी 103 है तो इसकी 310 है। कोल गैस पे आते हैं बच्चा, है ना। तो कोल गैस इज बेसिकली योर मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, इथाइलिन, एसिटाइलिन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, और एक बहुत ही अच्छा फ्यूल है, 95% कंबस्टिबल गैस है और इसकी कैलोरीफिक वैल्यू 450 to 650 होती है, अच्छी खासी हाई है। ऑयल गैस की बात कर लेते हैं। तो ऑयल गैस कैसे ऑब्टेन करते हैं आप कैरोसिन ऑयल का जब क्रैकिंग करते हैं, ठीक है, and then it's when you do the cracking process, C16H14 है यहाँ पर, जब क्रैक करते हैं तो वो छोटे छोटे कार्बन एटम के मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो जाता है, यानी कि मीथेन है या फिर आप बात करें C2H4 है, C2H2 है, इसके अंदर ब्रेक हो जाता है। नेचुरल गैस हो गया, तो नेचुरल गैस इज फाउंड इन अ रीजन रिच इन पेट्रोलियम, दैट्स ट्रू, जहां से भी पेट्रोलियम निकलता है वहीं से ही नेचुरल गैस निकलता है
और यूजुअली जो नेचुरल गैस है आपका, इसके अंदर मेजर कंपोनेंट बच्चा मीथेन होता है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट कॉम्पोजिशन यहाँ पे भी दे दिया है, मीथेन है, इथेन है, और ये C3H8 C4H10 एंड N2, ये सारी चीजें होती है। कॉम्पोजिशन ही आपको याद रखने हैं, और अगर आप कॉम्पोजिशन याद रखते हैं तो आपका काम सही चलेगा, बहुत सही चलेगा। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे आगे बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। सो बेसिकली अगर इसी टॉपिक में हम आगे बढ़ना चाहें, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। यस, इसी टॉपिक के अंदर आप डिटेल में देख सकते हैं कि नेचुरल गैस कहाँ कहाँ पे ऑब्टेन किया जाता है। जहां से भी नेचुरल गैस निकलता है उसी रीजन से सफिशिएंट प्रोपोर्शन में हीलियम को भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और नेचुरल गैस यूजुअली फ्यूल की तरह यूज करते हैं, हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने में यूज करते हैं, कार्बन ब्लैक प्रोड्यूस करने में, और भी बहुत सारे पेट्रोकेमिकल्स सिंथेसाइज करने में यूटिलाइज होता है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसके अंदर क्या होता है, तो ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, ब्यूटीन एंड प्रोपेन होता है, याद रखिएगा कॉम्पोजिशन। तो इसका जो कॉम्पोजिशन होता है, दे आर आइसोलेटेड आइदर फ्रॉम नेचुरल गैस या फिर पेट्रोलियम रिफाइनरी से आइसोलेट करते हैं। और अगर इसके अंदर सल्फर के ट्रेसेस है ना, और इसके अंदर इथाइल मरकैप्टैन भी होता है या फिर मिथाइल मरकैप्टैन भी होता है, जिन्हें जानबूझ के एक्चुअली ऐड किया जाता है ताकि अगर कोई डेंजरस लीकेज हो तो आपको उसकी स्मेल आ जाती है। गैस सिलेंडर में जो लीकेज की स्मेल आती है वो इथाइल एंड मिथाइल मरकैप्टैन की वजह से आती है, ठीक है। तो अगली बार कभी भी आपके घर में गैस लीक हो तो समझ जाइए इथाइल एंड मिथाइल मरकैप्टैन है। अच्छा, गोबर गैस और बायोगैस की जब आप बात करते हैं तो गोबर गैस के अंदर मेजर कंस्टिट्यूएंट आपका मीथेन होता है। बाकी गैसेस भी होते हैं लेकिन मेजर 60 to 70% मीथेन है। बायोगैस भी हाईली कंबस्टेबल है, ब्लू फ्लेम देता है, बहुत सारी हीट जनरेट करता है, कुकिंग के लिए, लाइटिंग के लिए, फ्यूल की तरह डीजल इंजन में यूज होता है। तो दैट्स ऑल अबाउट कार्बन, है ना। कार्बन के बारे में आप जितना सीख सकते थे उतना यहाँ पर आपने सीख लिया है। अब बढ़ते हैं सिलिकॉन की तरफ बच्चा। अब सिलिकॉन का यहाँ पर आपको एक्सट्रैक्शन प्रोसेस दिया है कि अगर आपको कमर्शियली सिलिकॉन सिंथेसाइज करना है तो आपको रिडक्शन करना पड़ता है सिलिकॉन ऑक्साइड का कार्बन या फिर कैल्शियम कार्बाइड की प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फर्नेस। अगर आपको हाई प्योरिटी सिलिकॉन ऑब्टेन करना है तो इसे SiCl4 से ट्रीट करना पड़ता है। अब इस कॉन्सेप्ट को और भी अच्छे से समझने के लिए हम एक काम करते हैं, एम्प्टी स्लाइड ले लेते हैं बच्चा, है ना। एम्प्टी स्लाइड पर चलते हैं और मैं आपको इसे फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाती हूँ, आप आसानी से समझ पाएंगे। देखिए ध्यान से। तो अगर आपको सिलिकॉन बनाना है तो आप SiO2 लेते हैं, ठीक है। SiO2 को कार्बन की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो ये आपको सिलिकॉन देता है, अलॉन्ग विथ इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो आपने बाहर निकाल दिया। अब इस सिलिकॉन को एकदम हाई प्योरिटी में ऑब्टेन करना है तो इसे क्लोरीन के साथ ट्रीट करके SiCl4 में कन्वर्ट किया जाता है जो कि हाईली वॉलेटाइल होता है ना। तो सिलिकॉन को Cl2 से ट्रीट करेंगे तो वो सिर्फ सिलिकॉन ही SiCl4 बना पाएगा, बाकी इम्प्योरिटीज ऐसे ही रह जाएंगी, इम्प्योरिटीज बाकी की बाकी ऐसे ही रह जाएंगी। फिर मैं इसका कैरी आउट करूंगी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन माय डियर स्टूडेंट्स। क्या करूंगी? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और जब आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो आपको क्या मिलता है? प्योर SiCl4 फॉर्म हो जाता है। अच्छा, SiCl4 आपने प्योरीफाई कर लिया, अब आप इसे वापस H2 के साथ हीट कर रहे हैं तो आपको सिलिकॉन मिल गया। और इसका भी अल्ट्रा प्योर करना है तो भैया इसका जोन रिफाइनिंग कर लीजिए। जोन रिफाइनिंग करने के बाद व्हाट यू आर गेटिंग इज अल्ट्रा प्योर सिलिकॉन। वेरी गुड। तो ये हो गया सिलिकॉन ऑब्टेन करने का प्रोसेस बच्चा। आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट। जोन रिफाइनिंग स्पेशली सिलिकॉन के प्योरिफिकेशन के लिए की जाती है और ये सेम चीज आपने 12th में चैप्टर 5th में भी पढ़ा होगा जहां पर आप प्योरिफिकेशन प्रोसेसेस पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई इसकी। अब बात करते हैं इसके कंपाउंड्स की, है ना। अगर मैं इसके कंपाउंड्स की बात करती हूँ माय डियर स्टूडेंट्स, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड और हम स्पेसिफिकली बात करेंगे यहाँ पर सिलिकॉन से पहले रिलेटेड उससे सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को देख लिया जाता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिलिकॉन को ऑब्टेन कैसे किया, तो ये तो हमने डिटेल में डिस्कस किया फ्लो चार्ट के थ्रू।
और सिलिकॉन इज ऑब्टेन्ड बाय रिडक्शन ऑफ सिलिका, और इसके दो एलोट्रोपिक फॉर्म है, अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन। तो जो अमॉर्फस वैरायटी होती है उसे आप ऑब्टेन कर सकते हैं अगर आप SiO2 को मैग्नीशियम के ऊपर पास करें तो भी आप ऑब्टेन कर सकते हैं। दूसरा तरीका है, अगर आपको क्रिस्टलाइन वैरायटी ऑब्टेन करनी है तो आप सैंड यानी कि जो रेत होती है या फिर क्वार्ट्ज होता है उसको कार्बन के ऊपर पास करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फर्नेस, तो ये सिलिकॉन देगा। आगे का फ्लो चार्ट मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है। अब इसमें से अमॉर्फस सिलिकॉन जो होता है वो केमिकली बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है बच्चा, एंड इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है। और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, क्रिस्टलाइन सिलिकॉन की बात कर रहे हो आप, तो क्रिस्टलाइन सिलिकॉन के कंपेयर में अमॉर्फस सिलिकॉन इज मोर रिएक्टिव एंड ब्राउनिश कलर का पाउडर होता है जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बहुत ही बढ़िया फ्लेम देता है, और फ्लोरीन के साथ तो क्या ही स्पॉन्टेनियस रिएक्शन दिखाता है, और क्या फॉर्म करता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड SiF4, करेक्ट। चलिए अभी थर्ड पॉइंट पे आते हैं। जब आप सिलिकॉन को स्टीम की प्रेजेंस में हीट करते हैं, है ना, तो ये आपको SiO2 फॉर्म करता है ना। अगर आप इसे सिलिकॉन को रेड हीट करते हैं स्टीम की प्रेजेंस में तो SiO2 फॉर्म करता है। साथ ही साथ इफ यू वांट यू कैन डिसॉल्व इट इन अ मिक्सचर ऑफ HNO3 एंड HCl, बट ये अल्कलाइन मीडियम में रेडिली डिसॉल्व होता है। एसिडिक मीडियम में आपको दो एसिड का मिक्सचर लेना होता है, लेकिन अल्कलाइन मीडियम में ये रेडिली डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाते हैं, इट कंबाइंस विद सर्टेन मेटल्स फॉर्मिंग सिलिकाइड्स। तो मैग्नीशियम सिलिकॉन के साथ कंबाइन होके मैग्नीशियम सिलिकाइड बना रहा है, ठीक है। अब ऐसे ही जब आप एमॉर्फस सिलिका की बात करते हैं, जब आप इसे स्ट्रांगली हीट करते हैं ये फ्यूज होता है, एंड फ्यूज होने के बाद ठंडा होने पे सॉलिडिफाई हो जाता है, और इस तरह से आप अमॉर्फस को सिलिकॉन के क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट कर पाते हैं। तो जो क्रिस्टलाइन सिलिका होता है, सिलिकॉन होता है, वो काफी हार्ड होता है और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न नहीं होता, बट इट रेडिली कंबाइंस विद फ्लोरीन। फ्लोरीन के साथ तो दोनों ही बहुत बढ़िया रिएक्शन दिखा रहे हैं, एंड इट ऑल्सो डिसॉल्व्स इन अ मिक्सचर ऑफ HNO3 एंड HF। अल्कली के साथ तो ये बहुत ही अच्छे से सिलिकेट्स फॉर्म करता है, तो Na2CO3 अल्कली मान लीजिए, और इसको सिलिकॉन से ट्रीट कर रहे हैं तो ये सिलिकेट्स जनरेट कर रहा है, बहुत ही बढ़िया। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा डेप्थ में लेकर चलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। यस, अब बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, वी नीड टू डिस्कस सिलिकॉन्स, है ना। अच्छा, सिलिकॉन को ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पर देखिए सिलिकॉन्स बेसिकली ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर्स की हम बात करेंगे यहाँ पे। और इससे पहले कि हम आगे जाएं, सिलिकॉन एटम की अगर आप बात करें तो इट इज सिमिलर टू कार्बन एटम, 4 बॉन्ड बनाता है, और sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट में एग्जिस्ट करता है अगर 4 बॉन्ड बनाता है, तो जस्ट लाइक कार्बन, है ना। और यूजुअली sp3 हाइब्रिडाइजेशन के साथ ये इसके जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं वो FCC में क्रिस्टलाइज होते हैं। किसमें क्रिस्टलाइज होते हैं? FCC में, है ना। अच्छा, अगर मैं सिलिकॉन की बात करूं तो इसका कोई भी एलोट्रोप नहीं है ना। ग्रेफाइट जैसा कोई एलोट्रोप नहीं है। देयर इज नो एलोट्रोप ऑफ सिलिकॉन इक्विवेलेंट टू ग्रेफाइट। Diamond is an electrical insulator, graphite is a good electrical conductor, but silicon is a semiconductor। समझ रहे हैं आप? सेम ही ग्रुप के मेंबर्स हैं, उसमें कार्बन के जो दो एलोट्रोप्स हैं जो कि ग्रेफाइट है और डायमंड है। ग्रेफाइट और डायमंड में से एक इंसुलेटर है और एक कंडक्टर है। ग्रेफाइट आपका इंसुलेटर है, डायमंड कंडक्टर है, और वहीं पे सिलिकॉन की बात करें तो ये सेमीकंडक्टर है। कितनी वैरायटी है देखिए, है ना। और ये बहुत ही खतरनाक इंग्रेडिएंट है, अर्थ क्रस्ट में बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखिए, SiCl4 से अगर सिलिकॉन को कंपेयर करें तो SiCl4 का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होने पर वो SiO2 दे देता है, और जो अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड क्लोरोसिलिकन्स है वो हाइड्रोलिसिस करने पे दे डू नॉट गिव एक्सपेक्टेड सिलिकॉन कंपाउंड। कहने का मतलब ये है, ये जो यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं बच्चा, इसको हम डिटेल में स्टडी करते हैं, लेकिन इससे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि सिलिकेट्स के कौन कौन से यूनिट्स होते हैं, ठीक है। तो सिलिकेट्स के यूनिट्स देख लेते हैं यहाँ पर, ये देखिए, ध्यान से देखिएगा।
सिलिकेट के यूनिट्स मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस करूंगी. So भाई, when you are talking about silicates, majority of compound consist of silicates, which consist of silicons. Silicates में basically silicon and oxygen होता है. ठीक है, silicates में basically silicon and oxygen होता है. Yes, my dear students, हम डिस्कस कर रहे हैं सिलिकेट्स, है ना बच्चा. तो जितने भी सिलिकेट्स हैं इसके अंदर एक कॉमन यूनिट होती है SiO4 यूनिट, जो रिपीटिंग यूनिट होती है. और इनका शेप कैसा होता है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है. एंड जो इसमें सिलिकॉन एटम है उसका कंप्लीट ऑक्टेट होता है, लेकिन इसका हर एक ऑक्सीजन एटम इज स्टिल शॉर्ट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, यानी उन सब में एक इलेक्ट्रॉन इनकम्प्लीट होता है. यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, अगर उन्हें 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो उसमें से एक कम होता है. ठीक है, सो दे कंप्लीट देयर ऑक्टेट बाय टेकिंग अप 4 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल, getting converted to an anion SiO4 4-. यानी इन शॉर्ट, अगर मैं SiO4 लेती हूँ तो सिलिकॉन का ऑक्टेट तो कंप्लीट हो जाता है, लेकिन ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट होने में हर एक ऑक्सीजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन लेस होता है. और इसीलिए ये लोग किसी मेटल के साथ कंबाइन होके ये एनायन फॉर्म कर लेते हैं, और इस एनायन को क्या बोलते हैं? SiO4 4-. करेक्ट. अब इस SiO4 और SiO4 4- बच्चा, यहाँ ये जहां पे भी दिखे तो इसे SiO4 4- को आप कंसीडर करोगे ऑर्थोसिलिकेट्स. क्या कंसीडर करोगे? ऑर्थोसिलिकेट्स. इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हो. ऑर्थोसिलिकेट के स्ट्रक्चर में ये वाला है इसका ऑर्थोसिलिकेट स्ट्रक्चर, SiO-, O-, O-, O-. तो ये सेंटर में सिलिकॉन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, और एक बैक साइड पे ऑक्सीजन होता है. तो इन शॉर्ट ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री देता है. और यहाँ पे देयर इज नो ऑक्सीजन एटम शेयर्ड, नो ऑक्सीजन एटम इज शेयर्ड इन दिस केस, है ना. ऑक्सीजन एटम कहीं पे भी शेयर नहीं हो रहा है, हर ऑक्सीजन एटम इंडिविजुअली प्लेस्ड है. तो ऐसे केसेस को हम बोलते हैं ऑर्थोसिलिकेट्स. करेक्ट. ऑर्थोसिलिकेट्स का रिप्रेजेंटेशन अगर आपको समझ में आ गया है तो हम पायरोसिलिकेट्स की तरफ मूव करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स. पायरोसिलिकेट्स किसे कहा जाता है? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड आई विल टेल यू हाउ द पायरोसिलिकेट्स लुक्स लाइक. सो ध्यान से देखिएगा, ये जो सेकेंड स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये वाला है पायरोसिलिकेट का. ये देखिए, ये है आपका पायरोसिलिकेट. तो पहला आपने किया ऑर्थोसिलिकेट. ऑर्थोसिलिकेट में रिपीटिंग यूनिट थी बच्चा SiO4 4-, और इसमें कोई भी ऑक्सीजन एटम शेयर नहीं हो रहा था. जैसे ही आप पायरोसिलिकेट्स पे आते हैं, देयर इज शेयरिंग ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, एंड दैट यू कैन सी इजीली. हियर इट इज, है ना. इस ऑक्सीजन एटम को शेयर किया जा रहा है दो के बीच में. और यहाँ पे जो रिपीटिंग यूनिट है वो है Si2O7 6-. ठीक है, यहाँ पे दो SiO4 यूनिट ज्वाइन है. इधर से एक SiO4 यूनिट ज्वाइन है, इधर से एक SiO4 यूनिट ज्वाइन है, और बीच में ऑक्सीजन एटम है. तो ये हो गया आपका पायरोसिलिकेट, where 2 SiO4 यूनिट आर joined together by using the oxygen. तो ऑक्सीजन की शेयरिंग हो रही है पायरोसिलिकेट्स के अंदर. केस 3 में आ जाते हैं. ये बना ले रहा है आपका साइक्लिक सिलिकेट. ठीक है, ये क्लोज रिंग स्ट्रक्चर हो गया है साइक्लिक सिलिकेट का. और यहाँ पे SiO4 के बच्चे कितने रिंग्स शेयर्ड है? तो 1 2 3, 3 SiO4 की यूनिट शेयर्ड है. और इसके अंदर कितने ऑक्सीजन एटम शेयर हो रहे हैं? 1 2 and 3 ऑक्सीजन एटम्स आर बीइंग शेयर्ड. 3 नहीं बच्चा, 2 ऑक्सीजन एटम हम बोल सकते हैं कि शेयर हो रहा है इसके अंदर. तो क्योंकि 2 ऑक्सीजन एटम शेयर हो रहा है क्लोज रिंग बनाने में, तो इसको साइकोसिलिकेट्स भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? साइकोसिलिकेट्स. क्या क्या याद रखना है? ऑर्थोसिलिकेट में कोई ऑक्सीजन एटम शेयर नहीं हो रहा, रिपीटिंग यूनिट SiO4 2- है, SiO4 4- है. अगर आप पायरोसिलिकेट्स पे आते हैं तो 1 ऑक्सीजन एटम शेयर हो रहा है, Si2O7 6- स्ट्रक्चर. इसमें SiO4 की 2 यूनिट्स है बाय शेयरिंग 1 सिंगल ऑक्सीजन. साइक्लोसिलिकेट्स के अंदर 2 ऑक्सीजन एटम शेयर हो रहे हैं. और यहाँ पर जो आपकी रिपीटिंग यूनिट है यानी कि SiO4, ये 2 ऑक्सीजन एटम को शेयर कर रहा है और ये रिंग या फिर चेन स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है. ठीक है, अब देखिए
अगर मैं इसी के अंदर साइक्लिक सिलिकेट्स या साइक्लोसिलिकेट्स के अंदर मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है, मैं रिंग में भी जा सकती हूँ और मैं साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी जा सकती हूँ, ठीक है। तो अगर मैं रिंग के अंदर जाती हूँ बच्चा, देखिए ध्यान से, अगर मैं इसके अंदर रिंग एनायन फॉर्म कर रही हूँ तो आपके पास है Si3O9 6-, Si3O9 6- के अंदर SiO4 लिंक्ड है ना, एंड SiO4 लिंक्ड तो है, 3 SiO4 के यूनिट्स लिंक्ड है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। और ये यूजुअली कहाँ पर देखने को मिलता है, इसका एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, बेनिटोआइट, बेनिटोआइट यानी कि BaTiSi3O9, ये ओरिजिनल कंपाउंड है और इसके अंदर ये आपको साइक्लिक सिलिकेट दिखाई देगा और इसको प्यार से कमर्शियल नेम है इसका बेनिटोआइट, करेक्ट, ठीक है। अब ऐसा ही होता है अगर मैं जाऊं Si6O18 12- में, यहाँ पे 6, ये देखिए, ये आप बोल सकते हैं कि ये चेन सिलिकेट्स में जा रहा है। कितने स्पीशीज यहाँ पे शेयर्ड हैं, तो अगर मैं देखूं ये स्ट्रक्चर के अंदर, ये देखिए स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप जाते हैं तो 1 2 3 4 5 6 यूनिट्स है आपकी SiO4 के, है ना। तो 6 यूनिट्स मिलके एक रिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है। और ये भी एग्जाम्पल हो गया, तो इसको आप बोल सकते हैं, यहाँ पर चेन सिलिकेट बोला, साइक्लिक सिलिकेट बोला और इसको शीट सिलिकेट बोल दिया, ठीक है। तो यही सारी चीजें ध्यान में रखनी है। ये वाला जो आपका चेन सिलिकेट है बच्चा, यहाँ पर डबल चेन फॉर्म होता है बाय जॉइनिंग ऑफ 2 सिंपल चेन बाय शेयरिंग 1 इलेक्ट्रॉन। तो एक एक इलेक्ट्रॉन 2 यूनिट्स के बीच में शेयर किए जा रहे हैं और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, जो ऐसा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ट्रीमोलाइट, है ना। ट्रीमोलाइट इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दिस केस। और इसे एम्फीबोल्स भी कहा जाता है। तो एम्फीबोल्स में क्या होता है बच्चा, amphiboles is an anion having, I will write it here, the repeating unit, Si4O11 6-, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो ये हो गया नॉर्मल कंडीशन आपका वेरियस टाइप्स ऑफ सिलिकेट्स। सिलिकेट्स की दुनिया बहुत ही बड़ी है और इसमें पूरा एक सेशन कवर किया जा सकता है। मैंने आपको क्या रिप्रेजेंट किया है, जो सेंटर में आपको डॉटेड वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है वो सिलिकॉन एटम है हर जगह पे, ये वाला सिलिकॉन एटम है। और ये वाला जो नॉन डॉटेड है वो ऑक्सीजन है। मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है यहाँ तक, एक तो ऑर्थोसिलिकेट डिस्कस किया, फिर पायरोसिलिकेट डिस्कस किया, साइक्लिक सिलिकेट्स के अंदर चेन सिलिकेट्स डिस्कस किया, रिंग सिलिकेट डिस्कस किया। और रिंग सिलिकेट जब कंटिन्यूअसली रिपीट होता है तो वो दे देता है आपको शीट सिलिकेट, माय डियर स्टूडेंट्स। तो भाई इसी के साथ हमने पी ब्लॉक का ये टॉपिक भी कंप्लीट किया, सिलिकेट वाला, है ना। अब ऐसे ही बात कर लेते हैं सिलिकॉन्स की, ठीक है बच्चा। तो चलिए इसकी ड्राइंग क्लियर करते हैं एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अगली स्लाइड जो हमारी है, ये देखिए यहाँ पर आपको पूरा फ्लो चार्ट दे दिया है। फ्लो चार्ट आप ये ध्यान रख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ऑर्थोसिलिकेट्स, पायरोसिलिकेट्स, साइक्लिक स्ट्रक्चर्स, फिर चेन सिलिकेट्स, इसमें सारे एग्जाम्पल दिए। मैंने इसमें आपको ट्रिमोलाइट का एग्जाम्पल दिया था जो कॉमनली आता है। और जो 2 डायमेंशनल शीट सिलिकेट्स होती है उसमें टाक, यानी कि ये जितने भी पाउडर वगैरह आते हैं जो आप यूज करते हैं घर में, ये सब इसी के फॉर्मेट है। आपको इसमें एग्जाम्पल्स याद रखने होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल्स याद रख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड माय डियर स्टूडेंट्स। लेट्स मूव टुवर्ड्स यस नेक्स्ट स्लाइड। Yes, so I guess we can move back. So सिलिकेट्स के साथ हम अपना काम निपटा सकते हैं, यहीं तक ये टॉपिक रहता है बच्चा। मैं आपसे इसमें एक और छोटी सी चीज डिस्कस कर लेती हूँ। यस, लेट्स मूव हियर। सिलिकॉन्स की बात कर लेते हैं यहाँ पर। सो लेट्स टॉक अबाउट सिलिकॉन्स, है ना। तो बच्चा सिलिकॉन की जब आप बात करते हैं, सो देयर आर वाइड रेंज ऑफ चेन, साइक्लिक या फिर क्रॉस्ड लिंक्ड सिलिकॉन के पॉलीमर एंड उनका स्ट्रक्चरल पैटर्न सिलिकेट से सिमिलर होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं पायरोक्सीन की, है ना, पायरोक्सीन भी एक चेन सिलिकेट जैसा ही दिखाई देता है, सिलिकॉन है लेकिन। ये देखिए यूनिट कैसी होती है इसकी, SiO-, यहाँ पर O-,
यहाँ पे बीच में एक ऑक्सीजन एटम शेयर है O-, यहाँ पे O-, फिर से ऑक्सीजन शेयर है, फिर सिलिकॉन, यहाँ से O-, यहाँ से O-, करेक्ट। वैसे ही एक होता है सिलिकॉन ऑयल, है ना। सिलिकॉन ऑयल की भी बात कर लेते हैं, जिसे बोलते हैं पॉली डाइमिथाइल सिलोक्सेन। क्या बोला जाता है सिलिकॉन ऑयल को? पॉली डाइमिथाइल सिलोक्सेन, है ना। अब जरा इसका भी स्ट्रक्चर देखिए, तो यहाँ पे SI के साथ मिथाइल ग्रुप अटैच होता है, ये देखिए, बीच में O से लिंकेज होती है, फिर मिथाइल ग्रुप अटैच होता है, ठीक है, फिर बीच में O से लिंकेज होती है, फिर सिलिकॉन मिथाइल ग्रुप से अटैच होता है, खत्म है काम, समझ गए। वैसे ही साइक्लिक मेटासिलिकेट्स आते हैं, वैसे ही साइक्लिक डाइमिथाइल सिलोक्सेन्स आते हैं। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स हो गए। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है बच्चा? इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए ये है कि अगर आप कमर्शियल सिलिकॉन पॉलीमर्स की बात करते हैं तो ये कैसे डिराइव होते हैं। अगर मेरे पास Me2SiCl2 है, ठीक है, Me2SiCl2 है, so they are synthesized by, अगर मुझे कोई क्लोरोसिलिकेन बनाना, क्लोरोसिलिकेन से मुझे सिलिकॉन पॉलीमर बनाना है, तो मैंने ये क्लोरोसिलिकेन लिया, मैंने इसको वाटर की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज किया, ये आपको दे देगा, देखिए ये आपको सिलिकॉन का पॉलीमर दे देगा। भाई हाइड्रोलिसिस करते हैं हम क्लोरोसिलिकेन्स का, क्लोरोसिलिकेन्स का हाइड्रोलिसिस करने पे हमें क्या मिल जाता है? सिलिकॉन के पॉलीमर्स, करेक्ट। ये बन गया आपका। ओके, अब देखिए अगर मुझे प्रिपेयर करना है सिलिकॉन, है ना, ध्यान रखिए यहाँ पे, अगर मुझे सिलिकॉन से सिंथेसाइज करने हैं तो मुझे 2 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे सिलिकॉन के सिंथेसिस के लिए। पहला स्टेप है कि आप क्लोरोसिलिकेन बनाएं, क्लोरोसिलेन्स फॉर्मेशन करें। क्लोरोसिलेन फॉर्मेशन कैसे किया जाता है? तो स्टेप 1 पे ध्यान दीजिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लेते हैं, RMgCl। इसको अगर हमने ट्रीट कर दिया SiCl4 से तो ये देगा RSiCl3 along with formation of MgCl2, करेक्ट। इन द सेम वे RSiCl3 को फिर से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ट्रीट किया तो ये आपको R2SiCl2 देगा। कंटिन्यूअसली अगर इसे रिएक्शन को 3rd टाइम किया तो R3SiCl देगा, करेक्ट। ओके, अब सेकेंड स्टेप पे आ जाते हैं। ये क्लोरोसिलेन हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो इन शॉर्ट आप इस तरह से सिंथेसाइज कर सकते हो। R2SiCl2 बना लिया आपने, अब स्टेप 2 पे जा सकते हैं। R2SiCl2 बना लिया आपने, अब स्टेप 2 पे जाते हैं बच्चों। तो स्टेप 2 होता है हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस ऑफ क्लोरोसिलेन्स। क्लोरोसिलेन जो बनाया है उसका हाइड्रोलिसिस करें तो वो कन्वर्ट हो जाता है सिलेनोल्स में एंड सिलिकॉन्स में। बहुत ही आसान, देखिएगा ध्यान से। तो ये देखिए, अगर मैंने स्टार्टिंग मटेरियल जो लिया है, आई थिंक वी शुड मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड और आई विल टेक इट हियर ओनली, डोंट वरी, ठीक है। तो ये देखिए, अगर मेरे पास कोई भी क्लोरोसिलेन है, R2SiCl2 है, या फिर यहां से कोई भी ले सकती थी, RSiCl3 भी, R3SiCl भी, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मैंने इसे वाटर की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज किया बच्चों, तो ये देगा आपको R2SiOH होल ट्वाइस। सिलेनोल बोल दिया आपने इसको, ये आपका सिलेनोल हो गया, ठीक है। अब सिलेनोल के साथ आप क्या करेंगे? ये जो सिलेनोल आपने सिंथेसाइज किया है माय डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ आपको रिएक्शन फर्दर कैरी आउट करनी पड़ेगी। वी विल सी इट हियर, देखिए ध्यान से, बहुत ही आसान है। देखिए, आपने जो R2SiOH होल ट्वाइस जनरेट किया है, इसका मुझे डाइसिलेनॉल बनाना पड़ेगा, ठीक है, सुनते जाइएगा। डाइसिलेनॉल बनाने के लिए मुझे इसका पॉलीमराइजेशन करना पड़ेगा, यानी मुझे ऐसे ही कंपाउंड के साथ इसे ट्रीट करना पड़ेगा। यानी देखिए, मैं इसको एक्सपांड करके लिखती हूँ, तो सिलिकॉन है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे R है, यहाँ पे R है और यहाँ पे OH ग्रुप है। ऐसा ही मैं दूसरा स्पीशीज ले लेती हूँ, OH, बीच में सिलिकॉन, ऊपर R, नीचे R एंड नीचे OH, ठीक है।
मैं यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर देती हूँ। वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करने के बाद मुझे एक लॉन्ग चेन पॉलीमर मिल जाएगा सिलेनॉल्स का, डाइसिलेनॉल्स का या पॉलीसिलेनॉल्स का, ठीक है। तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, आर है, नीचे आर है, यहाँ पे ओ है, फिर SI है, आर है, ओ है, करेक्ट, ठीक है। अब थर्ड स्टेप पे बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। सो थर्ड स्टेप पे जैसे ही आप जाते हैं, यानी कि स्टेप नंबर 3 पे, तो आप इसका क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर्स भी बना सकते हैं। इन शॉर्ट आपने सिंथेसाइज कर लिया है एक पॉलीमर, लॉन्ग चेन पॉलीमर। स्टेप्स आपको याद है? आई होप यू रिमेम्बर द स्टेप्स। एक एक करके देखते हैं। पहले आपने क्लोरोसिलेन बनाया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को SiCl4 से ट्रीट करके क्लोरोसिलेन्स का आपने हाइड्रोलिसिस किया, और हाइड्रोलिसिस करने के बाद उनका पॉलीमराइजेशन किया टू गेट लॉन्ग चेन पॉलीमर्स। बन गया हमारा ट्राइसिलेनॉल, बना सकते हैं आप, डाइसिलेनॉल बना सकते हैं। और जैसे जैसे आप इसका डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन इंक्रीज करेंगे, इन्हें हम सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, यानी इलास्टोमर बना सकते हैं, सॉलिड यानी रेजिन्स बना सकते हैं, लिक्विड यानी कि ऑयल्स बना सकते हैं। तो देयर आर सेवरल मेथड्स थ्रू व्हिच यू कैन प्रोसीड फर्दर, और इसके बहुत सारे कंपाउंड्स आप मार्केट में देख सकते हैं बच्चा। तो हम इन शॉर्ट कह सकते हैं कि most of the factories and industries are based on this silicon and silone type of concepts, और liquids जितने भी है वो इसी तरह से synthesize किए जाते हैं। एंड हम यहीं पे क्लास के ये सेशन को वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट सेशन हम स्टार्ट करेंगे बच्चा ग्लास से। सो आई होप कि आपको आज के सेशन में बड़ा मजा आया हो। अगर बहुत ही ज्यादा मजा आई है आपको तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से आप इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं, और इसी तरह से जेई के लिए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए फ्री कंटेंट इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में माय डियर स्टूडेंट्स। टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।